हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर। चलिए हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का बोर्ड परीक्षा 2020 में जो प्रश्न आ चुके हैं उसका विस्तार से हल आपको एक एक स्टेप को समझाते हुए, पूरे विज्ञान के हर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न को आपको समझाते हुए हमारा ये चैनल आपके लिए खड़ा है। और हम आपको वादा करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहेंगे, ऐसी देखते रहेंगे, पिछले सत्र 2020, 2019, 2018, 2017 पिछले 5 साल में जो परीक्षा में आ चुका है वो सारे प्रश्नों का इंपॉर्टेंट वीडियो हल आपको हम समझाते हुए बना रहे हैं ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए। तो इसलिए ध्यान दीजिए, यहां पर खंड स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं। और हमने गणित का भी बना दिया है, सभी विषय का हम बनाने जा रहे हैं आपकी कक्षा 10वीं का और 12वीं का। तो यहां पर खंड स है, उचित संबंध जोड़िए। उचित संबंध जोड़ना है क और ख में। क में लिखा है सभी पौधे, अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, बायोगैस का मुख्य घटक, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, टेफ्लॉन। ख में है ऊष्माक्षेपी, मीथेन उत्पादक, गैस्केट में 2 चुंबकीय बल रेखाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर सभी पौधे। सभी पौधे क्या होते हैं आप जानते हैं, पौधे से क्या मिलता है? पौधे बड़े होकर के वृक्ष बनते हैं, वृक्ष से हमको फल फूल और उनके जड़ी बूटी और उनसे लकड़ियां, ईंधन, ऑक्सीजन, हवाएं, बहुत सारी चीज हमको मिलती है पौधों से। तो पौधे क्या है? उत्पादक हैं, उत्पादक हैं, याद रखना। तो सही संबंध जोड़ी, सभी पौधे क्या है? उत्पादक है। तो पहला का आएगा सी, पहला का उत्तर हो गया सी, याद रखेंगे, पहला का उत्तर हो गया सी। चलिए दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, दिवाली के समय चुनाई की पोता करते हैं घर में। तो जो चुनाई जो होता है, चूना की जो पोताई रंगाई करते हैं घर में, तो चूना को सबसे पहले खरीद के लाते हैं मार्केट से, सूखा चूना। उसको हम लोग क्या करते हैं, बाल्टी में पानी भर के उसमें डाल देते हैं। तो क्या होता है, सब लोग अनुभव किए होंगे, चूना को डालने से, चाक को डालने से, आप करके देख सकते हैं, वो पानी क्या हो जाती है, गर्म होने लगती है, उसमें बुलबुलें आने लगती हैं, भाप जैसा खौलने लगता है, वो पानी जैसा। कुल मिलाकर के जैसे ही चूने में हम पानी डालते हैं उसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन होने लगता है, ऊष्मा बाहर निकलने लगती है। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जो ऊष्मा को बाहर निकालता है। इसका जोड़ी ये हो गया, दूसरा का जोड़ी ए हो गया। तो दूसरा का आंसर हो गया ए, याद रखेंगे, दूसरा का आंसर ए हो गया। चलिए तीसरा, बायोगैस का मुख्य घटक है। जो बायोगैस होती है, बायोगैस गोबर के सड़ने से, गोबर को टैंक में लेकर के सड़ाया जाता है जिससे बायोगैस बनता है, जो बहुत ही अच्छा ईंधन का स्रोत है, बिल्कुल सस्ता सुलभ होता है। इसके लिए बस गाय भैंस पालना जरूरी होता है, गोबर की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा लगता है इसमें। और बायोगैस जब बनती है, गोबर सड़ता है तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। तो यहां पर तीसरा का उत्तर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, मीथेन, याद रखिए मीथेन। तो तीसरा का उत्तर हो गया यहां पर बी, तो तीसरा का उत्तर बी हो गया, मीथेन हो गया। चौथा है, एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्या नहीं काटते? चुंबकीय बल रेखाएं। जो चुंबकीय बल रेखा, जैसे चुंबक है, यहां से आप लोगों ने बल रेखा बहुत सारा आप प्रैक्टिकल अभी करेंगे इस साल। तो ये जो बल रेखा है, ये जो बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि जहां बल रेखा काटेगी वहां 2 समांतर रेखा खींचना पड़ेगा, और जहां 2 समांतर रेखा खींचेंगे वहां पर देखिए 2 स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा उस कटान बिंदु पर। तो जहां स्पर्श रेखा खींचेंगे वो क्या कहलाएगी, उसकी बल की दिशा हो जाएगी, जो गलत हो जाएगी, क्योंकि यहां पर हम 2 स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, काटता बिल्कुल नहीं है। तो हम कहेंगे यहां पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्या? 2 चुंबकीय बल रेखाएं। तो ये हो जाएगा चौथा का ऑप्शन आपका ई हो गया। अब चलिए टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक उच्च क्वालिटी का कड़ा प्लास्टिक होता है। जैसे इसका उपयोग जो है, जो ये होती है गैस्केट जो होती है, गैस के जो शुरू में जो ढक्कन होता है, गैस्केट का यूज किया जाता है, उसको उच्च क्वालिटी के प्लास्टिक होता है। ये ज्वलनशील नहीं होता, ये उष्मारोधी होता है, ये ठीक से आग नहीं पकड़ता जल्दी से। तो ऐसे जो प्लास्टिक है, ऐसे जो टेफ्लॉन है, इसका उपयोग जो है गैस्केट में किया जाता है। तो ये हो गया आपका प्यारे बच्चों, पांचवा का हो गया उत्तर आपका डी हो गया। तो इस तरह से ये उचित संबंध जोड़िए को हमने बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
चलिए प्रश्न दूसरा है, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं दो अम्लों का नाम लिखिए। ये भी आपका बोर्ड परीक्षा 2020 में विज्ञान विषय में आ चुका है। ये प्रश्न दूसरा है, भोज्य पदार्थ मतलब जो जो पदार्थ हम खाते हैं भोजन के रूप में, उसमें पाए जाने वाले कोई दो अम्लों के नाम लिखिए। बोला कोई दो अम्ल। हालांकि मैं आप लोग के लिए यहाँ पर 5-6 अम्लों का नाम लिख दिया हूँ ताकि आपको कम से कम दो तो याद रहे एग्जाम के लिए। तो देखो, सिरका, अचार का जो अम्ल, जो मार्केट से हम लोग अचार खरीद के लाते हैं, उसमें एक एसिड मिलाया जाता है जिसको कहते हैं सिरका। वो अचार का जो अम्ल होता है, सिरका, नींबू का अचार, आम का अचार, इन सब इत्यादियों में सिरका एक अम्ल होता है जिसको मिलाया जाता है, उसका टेस्टी बढ़ जाता है। हालांकि इससे विटामिन सी मिलता है हमको। तो ये जो सिरका होती है जिसको हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं, जिसका फार्मूला है CH3COOH। दूसरा है इमली। इमली सब लोग खा चुके हैं, गुपचुप में बहुत अच्छी तरह से सब लोग खाते रहते हैं। इमली का जो रस है, पानी है उसको। तो ये जो इमली है, इमली में कौन सी अम्ल पाया जाता है? ये भी विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। तो हम कहेंगे टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, टार्टरिक अम्ल। अब आता है सेब। सेब सब लोग खाते हैं। हाँ, सेब हल्का मीठा होता है, लेकिन कुछ सेब थोड़ा हल्का खट्टे होते हैं। तो सेब में भी एक अम्ल पाया जाता है, वो है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड। नींबू, नींबू सब खाते हैं, विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। तो यहां पर नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, पाया जाता है सिट्रिक एसिड। दही, दही सबसे ज्यादा अच्छा भोज्य पदार्थ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दही, और दही में पाया जाता है यहां पर लैक्टिक अम्ल। दही में पाया जाता है क्या? लैक्टिक अम्ल। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, लैक्टिक अम्ल दही में। ठीक है, तो इस तरह से आपके लिए हमने बना दिया यहां पर पांच भोज्य पदार्थों का नाम बता दिया जिसमें जो जो अम्ल पाए जाते हैं उसका। लेकिन आपको दो लिखना है, कोई दो आप छांट लीजिएगा, उसको एग्जाम में आप लिख दीजिएगा। प्रश्न तीसरा की बात करते हैं। चलिए, जैव उत्प्रेरक एंजाइम किसे कहते हैं? चलिए, इसका उत्तर मैं बोल के बता रहा हूं, लिख के नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हर चीज को लिख के बताने में क्या होती है, आप लोग को रट्टे जैसा हो जाएगा। तो मैं समझा रहा हूं आप लोग को, ध्यान दीजिए। मेरा काम समझाना, पढ़ाना, सिखाना और आपकी परीक्षा की तैयारी करवाना है, सिर्फ उत्तर बताना नहीं है मेरा काम। तो मैं आपको बता रहा हूं प्रश्न तीसरा, जैव उत्प्रेरक या एंजाइम किसे कहते हैं, क्या होती है? ध्यान दीजिए। कोई भी उत्प्रेरक की बात कर लेते हैं यहां पर। जैसे कि लिए एक छोटा सा मैं उत्प्रेरक बता रहा हूं। मुंह में जो लार होती है उसमें टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है। टाइलिन, टाइलिन। मुंह में जो लार होती है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम होती है। ये एक जैव उत्प्रेरक है। ये अगर नहीं हो तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि लार में जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है, ये हम भोजन जो खाते हैं चबा चबा करके, उसमें यही जो है मिक्स होता है और ये पेट में आता है, फिर HCl प्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद भोजन अच्छी तरह से पचता है। इस बात को मैं आप लोग को बता रहा हूं। भोजन को पचाने में लार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लार जो है एक एंजाइम की तरह कार्य करती है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है। ये अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता, लेकिन भोजन को पचाने में सबसे बड़ा रोल इसी का होता है, आपको मैं बता देता हूं। तो यहां पर जो लार है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, एक जैव उत्प्रेरक हो गया। इसी तरह से बहुत सारे उत्प्रेरक का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। उत्प्रेरक किसको कहेंगे? ध्यान दीजिए, वह पदार्थ या वो रासायनिक पदार्थ या ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में तो स्वयं भाग नहीं लेता है, खुद भाग नहीं लेता, परंतु रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। या तो बढ़ा सकता है या तो दर को घटा सकता है, लेकिन उसकी दर को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। तो ऐसे उत्प्रेरक को हम लोग कहेंगे, जो पदार्थ है उसको उत्प्रेरक कहेंगे। लेकिन अगर हम जैव उत्प्रेरक की बात करें तो ऐसे उत्प्रेरक जो जैविक प्रक्रियाओं को बढ़ा दे या घटा दे, जैसे मैंने बोला टाइलिन, तो ये है जैव उत्प्रेरक। तो जैविक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले उत्प्रेरक को हम लोग जैव उत्प्रेरक कहते हैं। भोजन का पचना एक जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, उसमें टाइलिन नामक एंजाइम होता है। तो ये हो गया आपका जैव उत्प्रेरक के बारे में। जैसे हम सामान्य उत्प्रेरक की अगर बात करें तो जैसे कि यहां पर एथेनॉल है, ये एथेनॉल है, C2H5OH एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल को आप 443 केल्विन ताप पर गर्म कीजिए कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। ये जो कंसंट्रेट H2SO4 है एक उत्प्रेरक है। इसकी उपस्थिति में अगर इसको क्रिया करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन ये इसको तोड़ेगा। ये तोड़ करके इसको क्या बना देगा? एथिन बना देगा और वाटर
कुल मिलाकर के ये क्या हो गया, एक प्रकार का रासायनिक उत्प्रेरक हो गया। वैसी जैव उत्प्रेरक होती है जैसे टाइलिन। तो उत्प्रेरक क्या है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, बढ़ा देता है या घटा देता है। तो जो जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले जो उत्प्रेरक होती हैं उसको हम लोग कहते हैं जैव उत्प्रेरक, एंजाइम भी कहते हैं, उसी को प्रकीड्व भी कहते हैं। तो हमारी चैनल के माध्यम से इस तरह से आपको एक से बढ़कर एक परीक्षा में जो आ चुका है और जो परीक्षा में आने लायक जिसकी संभावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है परीक्षा में आने लायक, ऐसे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन पूरा समझाते हुए आपको मिलेगा। एक बार अगर इस प्रश्न को हमारे चैनल के माध्यम से आप देख लेंगे तो मेरा दावा है आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा, समझ में आएगा। आपको अलग से और घर में पुस्तक खोल करके रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने वैसी परिभाषा यहां पर बोला है और वैसी मैं आपको समझाते हुए सबका उत्तर लिख के समझा रहा हूं ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी स्पेशली हो सके, अच्छे से हो सके। तो मैं हूं विजय दिवाकर, बिल्कुल आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और हमारा टीम आपके साथ काम कर रहा है। और असाइनमेंट जो अक्टूबर में आएगा उसका भी पूरा आंसर आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। और अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, कुछ फायदा मिल रहा है तो एक लाइक कर दिया करो प्यारे बच्चों, ताकि मुझे ऊर्जा मिलेगा, ताकि आपके लिए और एक से एक वीडियो मैं बना सकूं अच्छे से अच्छा। इसके लिए आपको एक लाइक बस करना है। थैंक यू सो मच।